इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एएमयू को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि इसे केंद्र सरकार के एक्ट से बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए 3 जजों की नई बेंच बना दी है। ये बेंच फैसला करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गेंद एएमयू के पाले में डाल दी है। अब एएमयू को साबित करना होगा कि वो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने की हकदार है कि नहीं। एएमयू को अब माइनॉरिटी स्टेटस पाने के लिए सबूत दिखाने होंगे। बताना होगा कि एएमयू को क्यों माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से यह भी समझाती हूं कि 1967 का फैसला क्या था जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। दरअसल वो अजीज बाशा जजमेंट क्या है वो आपको दिखाती हूं। दरअसल 1967 के एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार की तरफ से फैसला सुनाया गया था। आपको बताएं 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया था और इस जजमेंट में क्या कहा गया था। इस जजमेंट में यह कहा गया था कि जो एएमयू के पास अल्पसंख्यक दर्जा है वो दर्जा उन्हें नहीं मिल सकता। हवाला यह दिया गया था कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के पास गई थी और ब्रिटिश सरकार की मान्यता के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी थी, इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता एएमयू को। जिस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, लेकिन अभी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1967 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था और यह साफ कर दिया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो 1967 के फैसले पर तो यह पूरी तरीके से साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो फैसला पलटा जाएगा, लेकिन सस्पेंस इस बात को लेकर बरकरार है कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ साबित करना है एएमयू को, यूनिवर्सिटी को यह साबित करना है कि उन्हें क्यों अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए, यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। इसी पर और ज्यादा जानकारी हम आगे आपको देंगे, लेकिन फिलहाल सस्पेंस इसी पर बरकरार है। Which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court. Sir, 1967 judgment has been overruled. That Aziz Bashi. आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। The criteria is effectively the history of the organization, which is pre-establishment, that has to be taken into account. The court has also noted, which was an important issue, that incorporation of an institution, which is a legal issue, is different from its establishment, which is a factual issue. So, incorporation can be done by a legislature, but the establishment can be done by a minority community. So, a minority community can establish an institution, but through a legislature. That is one of the findings of the court. The test is reasonably expansive. It takes note of our very peculiar history in our country, where institutions were established by minorities even prior to 1950, and it has clearly stated, the majority has stated, that there can't be any distinction between
pre-1950 institutions and post-1950. The constitutional provisions will apply equally to those institutions which were established pre-1950. सर एक बार हिंदी में बताइए क्या चीज अजीब भाषा तय किए गए आज के लिए ऐसी थी जिसको कि ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने? अजीज बादशाह में क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, I would say, not judicially determined is the correct way to put it. But important चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररेलेवेंट हो गया है। बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब रेलेवेंट हो गए हैं। द ओनली क्वेश्चन नाउ इज, जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन एंड देन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया आल्सो। क्या मानक तय किए गए हैं? मानक तय किए गए हैं, पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो या वो चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मानने नहीं रखता है। मानने ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं। अब देखिए 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू से छीना गया था, लेकिन 1981 में उस वक्त की केंद्र सरकार ने एक्ट में संशोधन करके अल्पसंख्यक दर्जा वापस दिया था। हालांकि बाद में 2006 का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बताता है कि अल्पसंख्यक दर्जा एएमयू से फिर से ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्था का स्थापना करना या उसे चलाना पूरी तरीके से मान्यता है, लेकिन यह प्रूफ एएमयू को करना होगा कि वो धार्मिक संस्थान है या उसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, गौनिका अरोड़ा और रुचि कुमार। गौनिका, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, ये जो डिटेलिंग है आज के फैसले की, इससे क्या समझ में आ रहा है? कितना आसान अब रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यह साबित करना कि उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए? देखिए बिल्कुल प्राची, तमाम फैसले थे, चाहे वो 1965 का फैसला हो या फिर 2006 का फैसला और 1967 का फैसला। 1967 के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है, क्योंकि 1967 के फैसले में ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी माइनॉरिटी पर्सन ने उसको, किसी मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन ने उसको स्टैब्लिश नहीं किया है, ये आधार दिया गया था। लेकिन उसी चीज को के सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी स्टैट्यूट के तहत यानी किसी लेजिस्लेशन के तहत अगर किसी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है और किसी मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन या किसी और कम्युनिटी के पर्सन ने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो उसको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो नहीं मिल सकता, वो मिल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी संस्थान है या नहीं है, ये 3 जजेस की बेंच तय करेगी, जो कि 2006 के फैसले में कहा गया था कि एएमयू एक माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ना तो ओवर रूल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है, क्योंकि 4:3 का जजमेंट था, 4 जजेस की बेंच ने ये कहा है कि एएमयू माइनॉरिटी संस्थान है या नहीं, ये अभी 3 जजेस की बेंच तय करेगी, जो सीजीआई जिस बेंच को बनाएंगे और उस 2006 के फैसले को करेक्ट करेगी। अब वो किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा, उसके लिए एएमयू को तमाम वो दस्तावेज देने होंगे, जिसके आधार पर उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि ये एएमयू यूनिवर्सिटी एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। एक बार फिर से इतिहास के पन्ने खोलने होंगे
होंगे 1920 से जो दस्तावेज एएमयू के पास हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास हैं, वो दस्तावेज पेश करने होंगे। कोर्ट में साबित करना होगा कि उन्हें क्यों अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। अब रुचि, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया, 1967 के फैसले को पलटा, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। क्या हलचल अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर है, या क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का? कितना आसान उन्हें लग रहा है कि वो अपने पक्ष में फैसला लेकर आ सकते हैं? उनके पास कितने सबूत हैं? अगर आप एएमयू की बात करें या मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी बात करें, तो उनका ये कहना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एक तरह से उनके लिए उसको वो आधी जीत तो मान ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 1971 में अमेंडमेंट हुआ था उसको रद्द कर दिया था, और जिसने उस अमेंडमेंट ने एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया था, तो जब अमेंडमेंट रद्द हो गया तो 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया, यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू को नहीं है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जो 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको रद्द कर दिया है, तो एक तरह की बड़ी जीत एएमयू या मुस्लिम धर्मगुरु बता रहे हैं। और एएमयू में अगर आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि हमारे लिए ये साबित करना बहुत आसान है कि हमारा इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो पुराना इतिहास बताते हैं कि सर सैयद अहमद थे, वो मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते थे, सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाकायदा एक कमेटी उनकी तरफ से बनाई गई थी। उस वक्त की ब्रिटिश सरकार की मदद से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त करवाई गई थी, और यहीं पर पेंच चटका हुआ है। इसी को लेकर तमाम तरीके के विवाद हैं, तमाम तरीके की बातें दोनों पक्षों की तरफ से कही जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम फैसला इस पर क्या आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद भी अभी सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां एक मुश्त मुस्लिम वोटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इसे लेकर मौलानाओं ने अपने फतवे जारी करने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर मस्जिद से फतवा जारी हुआ है। मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। 5 नवंबर को एमवीए के नेता डिंडोशी विधानसभा की इस्लामिया मस्जिद पहुंचे थे, जहां उनकी मौजूदगी में मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की अपील की गई थी। वहीं मीटिंग में मौजूद मौलाना जाबिर बेग ने भी इस बात की तस्दीक की है। मौलाना जाबिर बेग ने इंडिया टीवी से कहा है कि मुसलमानों का समर्थन एमवीए के साथ रहेगा। मीटिंग में एमवीए के पक्ष में फतवे निकाले गए हैं। मौलाना जाबिर बेग ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को वोट देने से मुसलमान परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहेब की शिवसेना से अलग है। बड़े बड़े लोग बैठे ना मौलाना लोग, उन्होंने बता दिया, जो सबको लेके चले, हमारे हिंदू भाई को लेके चले, मुसलमान को लेके चले, तमाम अल्पसंख्यक को लेके चले, बहुसंख्यक को लेके चले, ऐसे लोगों का साथ हमको देना है। कौन ऐसे लोग हैं? महाविकास आघाड़ी, 5 तक कौन ऐसे लोग हैं? हाँ, कौन ऐसे लोग? सेकंड, दो ही तो अलायंस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, एनडीए और महाविकास आघाड़ी। अभी महाराष्ट्र में खुला ऐलान है। कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। उद्धव साहब जो है अब वो विकास की बात करते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप आ जाओ साहब, सुबह हम आपके साथ हैं। उसी को लेकर वोट हमारा एक अधिकार है जो सबके लिए काम करेगा। ये कोई बात हुई कि भाजपा और आरएसएस के लोग ऐलान करते हैं कि भाई झारखंड में अगर हम जीत के आते हैं तो हम यूसीसी लाएंगे। उनसे कबायली आदिवासी अगर पूछते तो बोले तुमको बात तुम्हारे बाप का राज चलता है, सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मुल्क के अंदर है। एक कानून तुम बनाओगे और उसके बाद बोलोगे ये कम्युनिटी से बाहर रहेगी, ये कम्युनिटी को अंदर डाल देंगे, इसको मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, तुम्हारा राज चलता है क्या? हम काफी है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त उस पे आप चल रहे हो। तो मुस्लिम समुदाय एकजुट हो रहा है, मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं, और जो अहम बात जाबिर बेग की तरफ से कही गई है वो उद्धव ठाकरे को लेकर है कि उद्धव ठाकरे की जो सेना है वो बाला साहेब वाली सेना नहीं है, और यही आरोप लगातार शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर लगाए भी जाते हैं। दरअसल ये जो मीटिंग हो रही है ये 3 दिन पहले से हो रही है, यानी 5 नवंबर को डिंडोसी की इस्लामिया मस्जिद में एक बैठक हुई थी। डिंडोशी सीट से उद्धव की शिवसेना के सिटिंग एमएलए और कैंडिडेट सुनील प्रभु, पार्टी के बड़े नेता सचिन अहिर और शरद पवार के एनसीपी के नेता अजीत राणे ने इलाके के कई मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के साथ मस्जिद में मीटिंग की थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें मौलाना खुलकर एमवीए के पक्ष में मुसलमानों से वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है।
लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बाशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। अब देखिए, इसी वोट जिहाद का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले ही किया था और इसके काउंटर में बटेंगे तो कटेंगे के नारे को पूरे महायुति की तरफ से जोर शोर से फैलाया भी जा रहा है। अब मस्जिद से वोट जिहाद में फतवे का वीडियो सामने आ गया तो उस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि वीडियो हर हिंदू को देखना चाहिए और समझना चाहिए उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवे की जरूरत है, हिंदू वोटों की जरूरत नहीं। आज सुबह मैंने मेरे एक्स अकाउंट पे जो वीडियो डाला है, वहां सरल स्पष्ट हो जाता है कि ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है। उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। उनको सब सिर्फ अपने अपने मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट की ही इनको पड़ी है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए। अब डिंडोशी सीट पर आप मुकाबला समझ लीजिए। इस सीट पर उद्धव गुट के सुनील प्रभु का मुकाबला शिंदे गुट के संजय निरुपम से है। लेकिन अब बीजेपी मस्जिदों में जाकर चुपके चुपके मौलानाओं से मीटिंग करने को लेकर उद्धव सेना पर हमलावर है। तो वहीं डिंडोशी से उद्धव सेना के उम्मीदवार अब इस वीडियो पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हिंदुओं और मुसलमान सबसे वोट मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। डिंडोशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस डिंडोशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनका आशीर्वाद लिया। ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है, वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं। और भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊँगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहाँ पर लोगों को विनती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। अब सुनील प्रभु बेशक ही अपनी सफाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सभी धर्मों से वोट मांगना उनका कर्तव्य है, लेकिन इसी बैठक में मौजूद मौलाना जाबिर बेग जो खुल्लम खुल्ला ये बोल रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला वोट जिहाद पर फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं, मौलाना बेग जो मरने मारने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो गर्मी हमने लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार की उतारी थी वही विधानसभा में भी होगा। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो सेना है वो बाला साहब की सेना से बिल्कुल अलग है। मौलाना साहब, सबसे पहले बताइए कि ये मीटिंग जो हुई ये कौन सी इलाके में हुई, कहां पर हुई और किस तारीख को हुई? ये मीटिंग हाईवे पे इस्लामिया बाजार मस्जिद है, उसमें इमाम साहब का रूम है, उसमें ये मीटिंग हुई।
नेतागण आए थे जो भी महाविकास आघाड़ी के हैं। हमने बुलाया था उनको और उन्होंने भी जो उनको समझ में आया उन्होंने बोला, वादा किया, घोषणा किया। हमको जो अपनी मांग रखनी थी हमने अपनी मांग रखा। लेकिन अभी आपने जो रिपोर्ट लगाया कि नीतीश राणे का ऐसा बोलना है, मेरा ये बोलना है कि पहला तो ये होता था कि भाई इस्लाम के नाम पे ये लोग जो जिहाद करते हैं, जिहाद मीन्स हिंदुओं को मारो, उनको काटो, उनको बेआबरू करो, उनकी इज्जत लूटो, उनका घर बार जो है वो कब्जा कर लो। अभी वोट देगा मुसलमान, अगर जागरूक हो के बेदार हो के तो वोट जिहाद, पढ़ेगा तो एजुकेशन जिहाद, एक टुकड़ा खरीद लिया 10 बाई 10 तो लैंड जिहाद। तो आखिर यह है क्या? तो एक तरफ एमवीए के कैंडिडेट्स को वोट जिहाद का सहारा है, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे इस वोट जिहाद पर ही करारा हमला बोल रहे हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिद से मौलाना फतवा निकाल रहे हैं तो वो भी फतवा निकालेंगे। राज ठाकरे ने सभी हिंदुओं से एकजुट होकर एमएनएस को वोट करने की अपील की है। राज ठाकरे ने मस्जिद जाकर मुस्लिमों से वोट मांग रहे उद्धव ठाकरे पर भी अटैक किया है। कहा कि आज बाला साहब ठाकरे के आगे हिंदू हृदय सम्राट की जगह जनाब लिखा जा रहा है। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा करने वालों को फटकार लगाते। काही होर्डिंग्स वरती जी मी पाहिली आहेत, काही उर्दू होर्डिंग्स वरती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याऐवजी काय आलं, जनाब बालासाहेब। शरम वाटत नाही, काही नाही। आणि आज त्याच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबर बद्दल एक मुल्ला मौलवी मौलाना फतवा काढतायत। फतवा काय फतवा काढतायत? तर सगळ्या मुसलमानांनी एकत्र यावं, एकत्र व्हावं, आपली मतं तुटू नयेत आणि सगळीच्या सगळी मतं ही महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकावीत असं फरमान काढतायत। मशिदींमधनं व्हिडिओज काढतायत त्याचे आणि बाहेर सर्क्युलेट करतायत की सर्व मुसलमानांनी एकत्र यावं आणि यांना मतदान करावं। मुल्ला मौलवी फतवे काढत असतील ना, आज राज ठाकरे फतवा काढतो। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे जिकडे उमेदवार उभे असतील आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा। उद्या सत्ता हातामध्ये दिल्यानंतर तुम्ही नाही पहिल्या 48 तासामध्ये सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवले ना, परत राजकारण सांगणार नाही तुम्हाला।